आज के में पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस वीडियो का। एक कंसंट्रेशन सेल है, आप देख रहे हो मैंने किस बेसिस पे कहा कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के हैं, इसीलिए इससे क्लियर हो गया कंसंट्रेशन सेल है। मैंने आपसे अभी बताया थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हमें चेक करनी है या मैक्सिमम पोटेंशियल हमें चेक करना है किसी कंसंट्रेशन सेल का, तो इसके लिए सबसे पहले अगर वो कंसंट्रेशन सेल है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सेल इज रिवर्सिबल टू कैटायन, इज रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल टू एनायन। ये इसको सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि अगर कंसंट्रेशन सेल है और उसके ईएमएफ के बारे में, सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, मैक्सिमम ईएमएफ के बारे में अगर ऐसा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो उसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करें। सबसे पहले तरीका क्या है सॉल्व करने का कि कंसंट्रेशन सेल आपका आइडेंटिफाई कीजिए, उसका ये देखिए कि रिवर्सिबल टू कैटायन है या रिवर्सिबल टू एनायन है। अब बताओ बेटा ये सेल रिवर्सिबल टू कैटायन है या एनायन है? एनायन। वेरी गुड, ये रिवर्सिबल टू एनायन है। और अगर रिवर्सिबल टू एनायन है तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कैटायंस के लिए, रिवर्सिबल टू कैटायन सेल के लिए कंडीशंस लिखवाई थी उसका उल्टा कर दो। वहां कंडीशंस क्या लिखवाई थी मैंने? अगर रिवर्सिबल टू कैटायन हो तो एनोड पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कंसंट्रेशन एनोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कम होनी चाहिए कैथोड से, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बता बेटा याद है ना आपको? मैंने रिपीट कर दिया। तो अब अगर सेल जो है वो अनायन के रिवर्सिबल है तो इसका अपोजिट कर दो। क्या हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ गैस एट एनोड शुड बी मिनिमम एंड कंसंट्रेशन एट, सॉरी ये एक पार्ट यहाँ पर रह गया, वो ये लिखवाया था मैंने आपको, कंसंट्रेशन एट एनोड शुड बी मैक्सिमम। याद आ रहा है बेटा? बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपको एक चीज याद करनी है बस, और आपका मैक्सिमम यूज करना सीखो उसको, ज्यादा चीजें याद मत करो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रिवर्सिबल टू कैटायन आपने याद कर लिया, उसकी स्पॉन्टेनिटी याद कर लिया आपने, मैक्सिमम ईएमएफ की कंडीशन याद कर ली कि मैक्सिमम ईएमएफ के लिए प्रेशर जो है वो मैक्सिमम एनोड पर, कैथोड पर मिनिमम, बट मिनिमम का मतलब नॉट जीरो, कंसंट्रेशन एट एनोड मिनिमम बट एट कैथोड शुड बी मैक्सिमम। ये किसके लिए है ये कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम वाली? फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, ज्यादा से ज्यादा सेल पोटेंशियल मुझे कम मिलेगा। अगर इसमें कोई भी कंडीशन रिवर्स होती है, सपोज करो कि यहाँ पे ये प्रेशर वाली कंडीशन चेंज हो जाती है, सेल कैटायन के लिए रिवर्सिबल ही है, तो उस समय जब ये अपोजिट होता है तो आप रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दो, यहाँ उल्टा कर दो। और अगर सेल ही उसने रिवर्सिबल टू कैटायन से रिवर्सिबल टू एनायन कर दिया है तो आप वहां पे उसके रियल टर्म को उल्टा कर दो। ओके बेटा? यस सर। तो बताओ आंसर क्या होगा? नन। नन, वेरी गुड। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो ए और बी जैसा, तो वहां पर अब जो एनायन के लिए रिवर्सिबल है ये कंसंट्रेशन सेल, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस टू आपका हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके बेटा हो? यस सर। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता करके एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के बता दिया कि कंसंट्रेशन सेल के ऊपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए बस इसे सॉल्व करने का ही तरीका याद रखिए, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन जितने, मैक्सिमम कब होगा, सेल पोटेंशियल, रिएक्शन फिजिबल कब नहीं होगी, तो कंडीशंस आपको याद है फिजिबल की, पूछ रहा है कब नहीं होगी तो उसका उल्टा कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे कंसंट्रेशन सेल्स के?
रिवर्सिबल टू कैटायन में मैक्सिमम ईएमएफ की कंडीशन याद कर लीजिए। ओके बेटा, ओके यस सर। चलो फिर इसके आगे अब हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक हम थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी जो है आप लोगों की वहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हैं उसका। आप लोग भी थोड़ा एनसीईआरटी फॉलो करते रहा करो, बाकी तो हमें कंसेप्ट डिटेल में काफी पढ़ने हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, कर दूं बेटा? देखिए यहां पर आप एक अलग से पॉइंट बता रहा हूं। एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसमें पेज नंबर 64 पर, लेकिन मैं टॉपिक का नाम भी बता दूं, जो टाइटल नंबर है वो है 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये टाइटल है, ये अब आपको मिल जाएगा। अगर किसी पेज नंबर इधर उधर है आगे पीछे है तो आप लोग टाइटल से देखें आप लोग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपके लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर गाइस? इस पॉइंट में अभी एनसीईआरटी आपके पास में नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास के बाद आप देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और उसको हमने गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल नाम दिया था। एक वो सेल जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होती है, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम दिया था। याद आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। और एक मैंने कहा था कि हम उसे सेल तो नहीं कह सकते, लेकिन डिवाइस बनी हुई है पूरी, तो हम उसे मान लेते हैं। ये कहते थे सेल इज नॉट इन वर्किंग। तीन बातें हो सकती हैं, तो मैं वही सारी बातें यहाँ पे तीन लेके चल रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में आप इसको एक बार जरूर देखें, वही मैं बस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर मेरे पास दो आप सेल्स हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ये सॉल्ट ब्रिज से इनको दोनों को कनेक्ट कर देता हूं मैं, सॉल्यूशंस को, और इन सॉल्यूशंस के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को मैं एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देता हूं। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब आप देखना, मैं इसमें एक बाहर से सेल जोड़ रहा हूं, मैं इसमें बाहर से एक सेल जोड़ रहा हूं। अब बस थोड़ा यहां पे ध्यान देना। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर बाहर से जो मैंने सेल जोड़ा है एक्सटर्नल, उसका आप लोग ये सिंबल तो जानते हो ना सेल के बेटा, ये नेगेटिव होता है, छोटा वाला, बड़ा वाला प्लस होता है, जानते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं ई एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाली बैटरी है उसका ईएमएफ, उसको ई एक्सटर्नल से शो कर रहा हूं मैं। और ये अंदर वाला जो सेल है इसका ई में ई सेल लिख रहा हूं। ओके बेटा जी? तो इस केस में बताओगे मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी बेटा? बताओ बेटा, क्या बताया था मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ये बताई थी ना? कैथोड से। कब? ये कब होगी? इफ ई एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल जो सोर्स है करंट की, उसका ईएमएफ इज लेस देन जो सेल मैंने बनाया है गैल्वेनिक जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं उससे कम होगा। ओके बेटा? यस सर। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। वेरी गुड। और आप इसमें ये कह सकते हो कि एनोड हमने किस बेसिस पे नाम दिया था, कैथोड किस बेसिस पे नाम दिया था हमने, याद है आपको? उन पे क्या? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, प्रोसेस के अकॉर्डिंग।
तो एनोड हमने कहा था ऑक्सीडेशन, कैथोड जहां रिडक्शन। तो यहाँ पे जो एनोड होगा, अगर मैं इसके चार्ज को देखूं तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। एम आई राइट? ओके Yes, बेटा, yes, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच्ड है, आप देख रहे हो। और कैथोड जो होगा उस पर चार्ज कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? no sir, नो सर। इस समय मैं इस सेल को नाम दूंगा, इस समय क्या हो रहा है? इस समय केमिकल एनर्जी गेटिंग चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस समय मैं इस डिवाइस को नाम दूंगा गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। ओके बेटा, तो यहाँ पे याद रखें, ये जो एक्सटर्नल बैटरी का जो ईएमएफ है, ई एक्सटर्नल, ये जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब मैं कोई सेल जोड़ू ही नहीं इसमें। मैं अगर ये नहीं ऐड करूंगा बेटा तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा ये, है ना। तो मैं जीरो को कम कब बोलूंगा कि ई ऑफ सेल जो है ये पॉजिटिव ही लिया जाए। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये ज्यादा हो, या अगर ये पॉजिटिव है बाहर का सेल नहीं है तो भी हम उसे उसके केस में जीरो मान करके कम कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? yes sir, वेरी गुड। अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं। नंबर 2, नंबर 2 और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है बेटा, अगर मैं ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इसको ईएमएफ को मैं इसके एक्सटर्नल के बराबर कर दूं, क्या कर दूं बेटा? बराबर। तो क्या करंट फ्लो होगी? no sir, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय करंट विल नॉट फ्लो। इज दैट क्लियर? अब तो दोनों नेगेटिव है भाई, दोनों बराबर है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, अच्छा बेटा, तो एनोड में चार्ज क्या होगा? बोलो बेटा, एनोड में चार्ज क्या होगा? अब न्यूट्रल हो गया ना बेटा, अब तो चार्ज ही नहीं होगा, कोई प्रोसेस हो ही नहीं रही है उस पर, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, और ना ही केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, ना इलेक्ट्रिकल केमिकल में हो रही है। दैट इज, ये कोई सेल ही नहीं है। ओके बेटा, yes, वेरी गुड। तो यहाँ पर नो चार्ज, नो चार्ज, और आप यहां से इसको भी रेज कर सकते हो, करंट फ्लो नहीं होगी, यहां भी कोई चार्ज नहीं होगा। चलो क्लियर हो गया बेटा? yes sir, अब नंबर 3 केस देखो, इसमें 3 केस ये कहता है कि जो ई एक्सटर्नल है इसका ईएमएफ ज्यादा हो जो सेल में ले रहा हूं इससे, और ज्यादा का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये जो सेल मैंने बनाया है इस सेल का ईएमएफ ये कम हो। और बेटा इससे कम कब कह सकता हूं? 2 तरीके से मैं कम कह सकता हूं।
अब ध्यान देना, पहला तो ये कह सकता हूं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों कम होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर ये अगर सेल का कम है तब भी हम इसे कम बोलेंगे। या अगर एक्सटर्नल हो ही नहीं, ई एक्सटर्नल 0 हो, तो मेरे बेटा जी ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए कि मैं इसे कम कह सकूं एक्सटर्नल से, दैट इज 0 से, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी क्लियर कर दूं मैंने आपको पढ़ाया था ई सेल पॉजिटिव, जो पहला केस, उस ई सेल पॉजिटिव का मतलब है कि बाहर से कोई बैटरी लगी नहीं है, या अगर लगी है तो भी उसका ईएमएफ कम है। ओके बेटा, ओके बेटा। Yes, sir. Yes. और अगर मैंने आपसे कहा था कि बाहर से कोई बैटरी नहीं लगी है तो ई सेल नेगेटिव हो, या अगर लगी है तो फिर उसका ईएमएफ इस सेल से ज्यादा हो। दोनों ही केसेस में क्या होगा, तो ऐसा कब होगा, तो आप इस पे ध्यान दें। पहली बात तो ये कि जो मैंने बैटरी जोड़ी थी एक्सटर्नल, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, उनको घुमा दूंगा, और वो टर्मिनल में यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा माइनस। ये आप छोटा कर देना है ना बेटा। तो अब यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा एनोड पर, पॉजिटिव, यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जिसका चार्ज ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज डेवलप होगा। ओके बेटा, तो अब चार्ज कैसा आ गया एनोड पर, Positive. पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा आ गया, नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि एनोड और कैथोड का नाम चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता, प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और प्रोसेस क्या है, एनोड पर पहला केस था तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये थर्ड केस है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड केस में तो रिएक्शन ही नहीं हो रही कोई भी, नो रिडॉक्स। ओके बेटा, Okay, sir. वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट फ्लो होगी, लेकिन जो करंट फ्लो होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, अब वो क्या हो जाएगी, Anode to cathode. वेरी गुड। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सेल इज एनोड टू कैथोड। तो ऐसा होने का मतलब है कि बाहर से करंट दी जा रही है। ओके बेटा, इसको हम बोलते हैं कि ये कहो या आप ये कह दीजिए, और अपोजिट सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। हम कैसा बेटा पोटेंशियल दें, अपोजिट सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड मींस एक्सटर्नल सोर्स करंट की हम वो अप्लाई करें अपोजिट मैनर में, दैट इज प्लस से जुड़े एनोड, माइनस से जुड़े उसके टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को इसके कैथोड से। तो उस केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कैथोड टू एनोड हो जाएगा। और इस केस में मेरे बेटा हो क्या होने लग जाएगा, ऐसा करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैं आउटर सोर्स से दे रहा हूं जो ज्यादा है, वो एनर्जी शुरू हो जाएगी कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जो केमिकल्स हैं यहाँ पर दोनों वेसल्स में, ये केमिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे बेटा, केमिकली चेंज। और उस समय दिस सिस्टम और दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस समय क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
जब हमें मिल रही होती है केमिकल से इलेक्ट्रिकल तब हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हमने जब स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तब भी ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब कुछ नए तरीके से आपको मैंने फिर दोबारा से इनको एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से समझ जाइए गैल्वेनिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, करंट की डायरेक्शंस क्या होती हैं, और केमिकल चेंज जो हो रहा है बाहर के सोर्स से सॉल्यूशन के अंदर, उस समय उस प्रोसेस को, उस केमिकल चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं ये दोनों चीजें लास्ट में एक बार फिर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गैल्वेनिक खत्म हो चुका और अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार आप शुरू में जो हमने बातें डेफिनेशंस पढ़ी थी उसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, और अब इसके आगे हम अगला सेल इलेक्ट्रोलाइटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? तो इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप याद रखें, जब आप इसे पढ़ोगे पेज नंबर 64 पर टॉपिक आप जरूर एक बार देखना, उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैंने तो पूरा पढ़ा दिया, बट इसी में आप देखोगे बॉटम में एक लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक्टिविटी, कि ये एक्टिविटी जो वर्ड है वो शुड बी यूज्ड इन इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह पर हमें एक्टिविटी टर्म यूज करना चाहिए, स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं हम। लेकिन हम ये जानते हैं कि कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन की ऑलमोस्ट बराबरी होती है। इसीलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडी के लिए अभी हम यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड हर बार यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअल में एक्टिविटी है। और एक्टिविटी की डिटेल्ड स्टडी आपके +2 के बाद में है, हायर क्लासेस में है। तो +2 से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनमें इसको और डिटेल में नहीं पूछेगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिख दीजिए हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसकी डेफिनेशन की तो जरूरत है नहीं, 2 बार लिख चुके हम। A device, a cell in which electrical energy is changed into chemical energy is called electrolytic cell. ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आगे की स्टडी करें उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिखें छोटी सी इलेक्ट्रोलाइसिस की, और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड्स की टेस्ट पढ़ेंगे। बेटा हेडिंग लिख दी? तो लिखे आप मेरे साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ chemical decomposition of an electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट में आपको बता चुका हूं बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बाय द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज पास करने पर जो केमिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। और जिस डिवाइस में, जिस सेल में ये प्रोसेस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि a cell or a device in which electrolysis occurs is called electrolytic cell.
तो आप ये समझ लें जो डिवाइस जो सेल आपने बनाया हुआ है, हो सकता है कि वही सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, और हो सकता है कि वही सेल गैल्वेनिक सेल हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो, क्योंकि ये नाम हम डिवाइस को देखकर नहीं दे रहे हैं, ये हम डिवाइस के अंदर जो सेल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दैट इज हमें उस सेल रिएक्शन उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, तो हम उस समय उससे बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। और अगर उसी सेल में बाहर से आपने सोर्स इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका अटैच करके अपोजिट मैनर में आपने अपोजिट डायरेक्शन में सेल्फ पोटेंशियल दिया, तो वहां पर उस समय इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी, और उस समय मैं उसी सेल को बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिस समय उस सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, ना ये फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है ना ही बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस समय मैं इसको कोई भी नाम नहीं दूंगा, ना गैल्वेनिक बोलूंगा ना इलेक्ट्रोलाइटिक बोलूंगा। तो आप ये समझ रहे हैं बेटा कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी नाम देते हैं हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, उसमें होने वाली सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पर। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। स्ट्रक्चर देख के नहीं। अच्छा, आप लोगों ने अपने घरों में कभी इन्वर्टर देखा है? Yes, sir. वेरी गुड। तो जिस समय बेटा जी लाइट आ रही होती है बाहर से पावर हाउस से, उस समय उसकी जो बैटरी है इन्वर्टर की, वो बैटरी उस समय चार्ज हो रही होती है, हम ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर आउटर सोर्स है पावर हाउस हमारा, जहां से करंट आ रही है, उसका पोटेंशियल हमारी उस बैटरी से ज्यादा होता है। तो उस समय उसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होती है, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और उस समय उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है सेल रिएक्शन, हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस समय उस बैटरी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे बेटा उस समय? Electrolytic cell. वो बैटरी उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, और जैसे ही लाइट चली जाती है, लाइट जाने का मतलब बाहर का पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो, जैसे पोटेंशियल जीरो हुआ बाहर का एक्सटर्नल, तो इसका मतलब सेल जो बैटरी थी उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ज्यादा होते ही ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या शुरू हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, दैट इज फॉरवर्ड में होना शुरू हो जाएगी। और अब इस समय उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल्स है वो नए एक अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, अलग तरह से उन पर रिडॉक्स होगा, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जिसे हम करंट बोलते हैं, वो मिलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पर हम उस बैटरी को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। और जिस समय बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाए और आउटर सोर्स दैट इज पावर हाउस से भी करंट नहीं आ रही है, बैटरी भी पूरी तरह डेड हो चुकी है, उस समय ना तो बाहर से उसे करंट मिल रही है और ना अंदर से हमें बाहर करंट आ रही है, उस समय उसके अंदर कोई सेल रिएक्शन कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है, उस टाइम पर आप उसे डेड कहते हो। आप सेल मत कहो आप उसे, भले, लेकिन सेल तो है ही, काम किया था उसने, इसलिए उसे डेड सेल बोल देते हैं। लेकिन सही मायने में न वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है न नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट इज ईएमएफ जीरो है। और ईएमएफ जीरो का मतलब है कि हम उस समय कह सकते हैं कि सेल इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। वेरी गुड। और उस समय डेल्टा जी भी क्या होगा, जीरो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो वो जो सेल है उस सेल को हमने नाम दिए हुए, याद रखना। तो सेल पोटेंशियल जो है वो मैटर करता है, एक्सटर्नल का होने वाली प्रोसेस को डिफाइन करता है। अब इसके आगे हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस को और बेटर ढंग से हम समझें, तो यहाँ पर एक बात जरूर देख लें आप लोग कि इस प्रोसेस में एनाइंस जो होते हैं, एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद हो आपको सरफेस केमिस्ट्री में।
एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड, आप इसे याद रखने की एक ट्रिक बना सकते हो, ए टू ए, एनाइंस टू एनोड मूव करते हैं। अब एनाइंस कहा है मैंने, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक एनाइन हो या 10 हो, सब किस तरह मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि सेल में हमने अभी देखा एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था। इसी तरह से बेटा सारे कैटाइंस जो हैं वो किस तरह मूव करेंगे बेटा, कैथोड। क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था, अभी हमने देखा था। तो आप इसको C2C याद रख सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, मतलब एनोड पर अभी भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर अभी भी बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन ही होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनाइंस क्या करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, और एनाइन बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल में। बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड। तो एनोड पे क्या होता है हम लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हुआ वहां पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है हम ये भी जानते हैं, रिडक्शन, तो वहां पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब कैटायन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, कैटाइंस एनाइंस जो है वो इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर क्या करते हैं, ये बोथ आयंस गेट डिस्चार्ज्ड, क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्चार्ज। वेरी गुड। ये मैंने लिखा है यूजुअली, स्ट्रिक्टली कई लोग खुरापाती होते हैं तो वो आपको टेंशन रहते हैं, इसलिए ये 100% श्योर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन। और ऐसा होने पर मोस्टली क्या होगा, वो आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस को ही सही मायने में इलेक्ट्रोलाइसिस। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, बोलो। sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, मतलब दो में से किसी एक तरह का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं। तो ये आप अलग से नोट कर लें यहाँ पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इससे पहले नहीं किया था, और वो है नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरे को हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड को कुछ लोग पैसिव इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड को अटैकेबल इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, ये होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट। इज दैट क्लियर गाइस? बात समझ में आ रही है? यस। वेरी गुड। ये मोस्टली जो बना होता है वो एक्टिव मेटल से बना होता है, और एंड केप्ट इन aqueous solution of its ions,
और इसके आयनों के ही, इसके सॉल्ट के कह दो आप, या सॉल्ट भी कह सकते हो, और एक सॉल्ट, इसके सॉल्ट्स के एक्वा सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है। ये जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये आपका, जैसे हम यहाँ पे कहें एक्टिव वाले में, तो कॉपर इन कॉपर सल्फेट आप डिप कर दो, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। ओके बेटा। और जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये होता है आपका नॉन रिएक्टिव मेटल्स या नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं। अभी याद रखोगे, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट, ये खुद रिएक्शन नहीं करते, ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. वेरी गुड। आज के लिए इतना काफी है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स याद करना, कैसे पहचानते हैं, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा याद रखना, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेस हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की।